अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा में ये क्या होता है कि जब हमारे जो फ्लूइड हैं वो एक्सेसिवली एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में एक्यूमुलेट हो तो उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा कहते हैं। ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को और एंड ये जो बॉडी कैविटी है इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। जब यहाँ पर फ्लूइड जमा हो तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। ये सेल है ना, सेल के अंदर अगर फ्लूइड एक्सेसिवली एक्यूमुलेट हो तो उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एडिमा, जो कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। अब इस बॉडी कैविटी यहाँ पर हार्ट हो या फिर लंग्स या फिर एब्डोमिनल रीजन में, इन कैविटी में अगर फ्लूइड जमा हो या फिर इस इंटरस्टिशियल एरिया में फ्लूइड जमा हो, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा में हम पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल एडिमा। इंटरस्टिशियल एडिमा इन वजूहात से होती है। अब इन पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब हमारे बॉडी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर वस्कुलर साइड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज हो तो होता क्या है, इंटरस्टिशियल एडिमा। पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है क्या। इन्फ्लेमेटरी के चैप्टर में मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में बताया, लेकिन यहाँ पर शॉर्टली बताऊँगी ताकि हमें समझ में आए। अच्छा, ये लेफ़्ट हार्ट है ना, लेफ़्ट हार्ट जब पंप प्रोड्यूस करें ना, पंप करें ताकि पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करें ना, तो पंप करने की वजह से एक प्रेशर प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। या फिर सिंपल वर्ड में देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो आर्टियल साइड में, आर्टरी साइड में यानी एओर्टा, देन आर्टरी, देन आर्ट्रियोल, फिर कैपिलरीज, फिर वेनस साइड, इस तरह ड्रॉप होती आ जाएगी। ठीक है, ड्रॉप होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, फिर यहाँ पर उससे कम, फिर यहाँ पर कम, फिर कम, फिर यहाँ पर ज़्यादा कम। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो ड्रॉप होती आएगी। रीज़न क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें ना, नॉर्मल बॉडी की बात कर रही हूँ, ये हमारे आर्टरीज़ हैं। ठीक है, आर्ट्रियोल्स हैं, आर्टरी हैं, देन आर्ट्रियोल्स हैं, फिर ब्लड कैपिलरीज, फिर वेन्यूल ना। अब आर्ट्रियोल में क्या होता है, आर्ट्रियोल साइड में अगर हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को देखें ना तो मैं इसको डिवाइड करूँगी इस तरह। ठीक है, आर्ट्रियोल साइड एंड वेन्यूल साइड। ठीक है, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो कितना है, 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, और यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ वेन्यूल साइड में जब आए तो वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो आप देख रहे हैं ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर एंड यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। रीज़न क्या है कि इस साइड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है, इस साइड में ज़्यादा है। फर्स्ट रीज़न ये है कि यहाँ पर जो वेन्यूल साइड है ना ये स्लाइटली बिगर है। ठीक है, ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है आर्टरी से, आर्ट्रियोल से वेन्यूल जो है वो स्लाइटली बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, तो प्रेशर जो है ना वो यहाँ पर कम होगी ना। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको किसी पाइप की ना, अगर आप पाइप देख के आप पौधों को पानी दे रहे हो, तो अगर कोई पाइप आपके पास हो, वो पतला सा पाइप हो, तो उसमें पानी का प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा, पानी को आपने प्रेशर, वहाँ का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि आपको ज़्यादा प्रेशर लगा होगा, क्योंकि पतला सा पाइप है ना, ताकि पौधों को प्रॉपर्ली पानी मिल सके। लेकिन अगर आप बड़ा सा पाइप लोगे और उसमें पानी जो है ना वो ईज़िली पौधों तक पहुंच जाएगी, है ना। तो इसी तरह ये जो वेन्यूल साइड है ना ये थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये जो देखा हमने, ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि आर्ट्रियल साइड में 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है एंड वेन्यूल साइड में 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। अब हमारे पास एक और प्रेशर आता है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर हम उसको कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कह सकते हैं, या फिर ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर जो इस साइड आर्ट्रियल साइड है वो कितना है, वो 25 है। ठीक है, वो 25 है, और यही ऑनकोटिक प्रेशर जो वेन्यूल साइड है यहाँ पर भी कितना है, 25 है। ये कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों साइड में सेम है। रीज़न क्या है, ये जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये अक्सर हम देखें तो ये हमारी बॉडी में जो प्रोटीन से ना, प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें, क्योंकि ये जो है वस्कुलर एरिया है ना, प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जो ऑनकोटिक प्रेशर समझें, क्योंकि ये ऑनकोटिक प्रेशर का काम क्या है, ये फ्लूइड को अपने पास पकड़ के रखते हैं। ठीक है, उनको अपना फ्लूइड चाहिए, कहते हैं ये हमारे प्रॉपर्टी, हम किसी और को नहीं दे सकते। समझ गए ना आप। तो ये जो फ्लूइड को होल्डर का काम है वो
क्या करते हैं, यही प्लाज्मा प्रोटीन करते हैं, ठीक है। तो ऑनकोटिंग के अंदर हम देखें तो प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद है। तो प्लाज्मा प्रोटीन का काम है फ्लूइड को होल्ड करना। तो प्लाज्मा प्रोटीन ज़ाहिर सी बात है दोनों साइड में मौजूद है, ठीक है। आर्टियल साइड में मौजूद है, मैनुअल साइड में मौजूद है। इसीलिए दोनों तरफ हम देखें तो ऑनकोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर भी प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद है, यहाँ पर भी प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद है। इन दोनों रीजन में जो है प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद है, इस वजह से जो ऑनकोटिक प्रेशर वो सेम है। जबकि हायरोस्टैटिक प्रेशर सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वेन्यूल साइड आर्टियल साइड है, आर्टियल साइड छोटा है और वेन्यूल साइड उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से जो हायरोस्टैटिक प्रेशर वो ड्रॉप हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हायरोस्टैटिक प्रेशर है 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, जबकि ऑनकोटिक प्रेशर 25 है। ये जो नेट फोर्स है वो कितना फ़र्क आ रहा है, अब देखें 10, ठीक है। तो ये जब फ्लूइड का जो फ्लो है वो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड? जाहिर सी बात है आउटवर्ड होगा, है ना, आउटवर्ड होगा। तो ये तो नॉर्मल हमने बात की, ठीक है, नॉर्मली इस तरह होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या देखा, देखिए इंटरस्टिशियल एडिमा किस वजह से? इंक्रीज हायरोस्टैटिक प्रेशर। मतलब यहाँ पर जो एडिमा हो रही है, हायरोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ है। तो किस वजह से इंक्रीज़ होती है? यहाँ पर जो हमारे आर्ट्रियोल्स है ना, आर्ट्रियोल्स के ऊपर स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने के बाद ये जो आर्ट्रियोल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं। डायलेट के बाद ब्लड की फ़्लो है वो स्पीड होगी। अब यहाँ पर जो हमारा हायरोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। 15.5 समझो, 15.5 ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है स्पीडी से जो फ्लूइड हैं वो आउटवर्ड मूव करने लगेंगे इंटरस्टिशियल एरिया में, जिसके वजह से हम क्या कहते हैं, क्या हो सकता है? इंटरस्टिशियल एडिमा, ठीक है। इंटरस्टिशियल एडिमा मीन्स हायरोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से इंटरस्टिशियल एडिमा हुआ। तो आपने देख लिया ना कि इंक्रीज हायरोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या हुआ, इंटरस्टिशियल एडिमा। समझ गए ना आप? अब रिड्यूस ऑनकोटिक प्रेशर। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा हायरोस्टैटिक प्रेशर वो इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पर आर्ट्रियोल डायलेट हो गए ना और ब्लड स्पीडी से आ गए। तो यहाँ पर अगर 15.5 पे तो यहाँ पर भी ज़्यादा ही होगा ना, यहाँ पर भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो है ना वो इतना नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर समझो ये हम 25 है, यहाँ पर 13.5। तो जाहिर सी बात है ऑनकोटिक प्रेशर कम है अभी भी, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से कम है। तो ये जो फ्लूइड है ये इस एरिया में, जो कि इनको नॉर्मली हम देखें तो इनवर्ड होना चाहिए, लेकिन इनवर्ड नहीं होता, तब भी आउटवर्ड होता है, ठीक है। तब भी आउटवर्ड फ्लूइड यहाँ से यहाँ पर जमा हो रहे। ज़ाहिर सी बात है जब फ्लूइड यहाँ से यहाँ पर जमा होंगे तो ये वाला एरिया जो है ना वो इंक्रीज़ होगा, स्वेलिंग होगी और यहाँ पर एडिमा। तो ये दोनों पॉइंट जो इंटरलिंक्ड है, ठीक है। हायरोस्टैटिक प्रेशर का इंक्रीज़ होने से फ्लूइड आउटवर्ड मूव करेंगे और रिड्यूस ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड भी आउटवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना फ्लूइड आउटवर्ड आ रहे हैं स्पीडी से, ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से फ्लूइड जो है ना वो इंटरस्टिशियल एरिया में जमा हो जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास रिड्यूस लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। होता क्या है, नॉर्मली अगर यहाँ से कोई फ्लूइड आ जाए ना, नॉर्मली बात कर रही हूँ, यहाँ पर अगर फ्लूइड आ जाए तो यहाँ पर वापस चला जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहेगी, ज़्यादा फ्लूइड यहाँ पर जमा नहीं होंगे। इनकेस कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर फ्लूइड आ जाएंगे तो यहाँ पर तो चले जाएंगे, लेकिन कुछ फ्लूइड जो हैं या प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर रह जाएंगे, वापस यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो लिम्फेटिक पाथवे है ना, ये फ्लूइड आकर यहाँ पर लिम्फेटिक पाथवे से वापस वीनस सिस्टम में चले जाएंगे। तो अगर यहाँ से चले जाएं या फिर यहाँ से जाएं तो बात है कि ना वहाँ चले गए तो यहाँ पर ना राइट हार्ट में ना तो बात एक ही है। लेकिन होता क्या है, कभी कभार इस लिम्फेटिक पाथवे में जो है ना प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी वजह से थ्रोम्बोसिस हो या कोई और वजह हो जिसकी वजह से ये पैर, कभी कभार होता है ना ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो है ब्रेस्ट सेल हैं यहाँ पर जमा हो जाएंगे, तो ये पाथवे ब्लॉक हो जाएगा। या फिर कोई बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज होती है, तो ये जो फ्लूइड यहाँ पर रह गए थे ना, इसका काम था कि कोई बात नहीं, आप लोग फ्लूइड ले जाओ, जो एक्स्ट्रा रह जाएंगे या फिर कुछ छूट जाएंगे तो उसको मैं ले आऊँगा। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर ख़राबी होने की वजह से ये फ्लूइड को नहीं ले जा सकता, तो ये फ्लूइड यहाँ पर जमा होंगे जिसकी वजह से एडिमा हो सकती है, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल एडिमा इंक्रीज हायरोस्टैटिक प्रेशर
या रिड्यूस ऑनकोटिक प्रेशर या फिर रिड्यूस लिम्फेटिक ड्रेनेज की वजह से, इन तीनों की वजह से इंटरस्टिशियल एडिमा हुई। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, इंक्रीज परमेबिलिटी। यहाँ ये जो सेल है ना, सेल अगर डैमेज हो किसी बैक्टीरिया की वजह से तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल मेडिएटर। और केमिकल मेडिएटर आकर इन जो से ये जो एंडोथेलियल सेल है ना, इनकी श्रिंकेज करते हैं। इनको हम कंट्रैक्शन कहते हैं, रिट्रैक्शन। तो ये जो नॉर्मल सेल है इनमें गैप नहीं होता, एंडोथेलियल सेल में गैप नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया की वजह से केमिकल मेडिएटर ने इनके दरमियान गैप प्रोड्यूस किया, ठीक है, गैप आ गया। अब होता क्या है, ये वस्कुलर एरिया से जो फ्लूइड है ना, इन गैप के थ्रू यहाँ पर आकर जमा हो सकते हैं। तो जब जमा हो जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है एडिमा होगी ना, ठीक है। तो इस वजह से भी इंक्रीज परमेबिलिटी की वजह से इंटरस्टिशियल एडिमा होता है। अब हमारे पास फिफ्थ जो पॉइंट है वो है सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन इन बॉडी, ठीक है। सॉल्ट और वाटर को हम एक साथ क्या कह सकते हैं, सैलिन, ठीक है। अब ये क्या होता है, कभी कभार किसी वजह से ना बॉडी में फ्लूइड की कमी हो या कोई भी रीज़न हो या फिर कोई ज़ख़म हो जिसको ठीक करने की वजह से सलाइन देते हैं ना, तो क्या होता है जब आप वाटर और सॉल्ट यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है, इंटेक ज़्यादा हो ना इस वस्कुलर एरिया में, वाटर और सॉल्ट ज़्यादा हो, सॉल्ट क्या करते हैं यहाँ से यहाँ पर फ्रीली आ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन सॉल्ट है इस सेल के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है पंप है या फिर चैनल्स हैं जो उनको अलाउ नहीं करते, जाने नहीं देते। बट यहाँ से यहाँ पर फ्रीली आ सकते हैं। तो क्या हो सकता है जब सेरिन या फिर सोडियम एंड वाटर का जो है ना क्वांटिटी इस वस्कुलर एरिया में ज़्यादा हो ना, फिर वो यहाँ से मूव करके फ्रीली यहाँ पर आकर जमा हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल एरिया में फ्लूइड जमा हो जाएंगे और ये वाला एरिया स्वेलिंग होगा और यहाँ पर एडिमा होगी। अच्छा जी, तो हमने पढ़ लिया कि एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा कौन सा होता है, जिसमें इंटरस्टिशियल एडिमा या फिर बॉडी कैविटी या फिर इंटरस्टिशियल एरिया में फ्लूइड एक्यूमुलेट, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल एडिमा। इंटरस्टिशियल एडिमा में पढ़ा इंक्रीज हायरोस्टैटिक प्रेशर, जब हायरोस्टैटिक प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है एडिमा, या फिर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो तो जाहिर सी बात है फ्लूइड वापस मस्कुलर एरिया में नहीं जा सकते हैं और इंटरस्टिशियल एरिया में जमा हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से एडिमा हुआ है। या फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर्ली काम ना करें, लिम्फेटिक पाथवे में कोई ब्लॉकेज आ जाए जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो एक्सेसिव फ्लूइड इंटरस्टिशियल एरिया में रह गए थे वो वापस वीना सिस्टम में जा ना सकें, तो उसकी वजह से इंटरस्टिशियल एडिमा होती है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज परमेबिलिटी, एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान गैप आ जाए, ठीक है, एंडोथेलियल सेल के दरमियान गैप आ जाए। नॉर्मली गैप नहीं होती एंडोथेलियल सेल के दरमियान, लेकिन जब एंडोथेलियल सेल श्रिंकेज हो जाए उनकी, तो उनके दरमियान गैप आ जाए तो वहाँ से फ्लूइड वस्कुलर एरिया से ज़्यादा फ्लूइड मूव करके इंटरस्टिशियल एरिया में आएंगे, वहाँ पर क्या कॉज करेंगे, एडिमा। फिफ्थ पॉइंट था सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन इन बॉडी, जब सॉल्ट एंड वाटर जो है जिसको हम सैलिन कहते हैं वो ज़्यादा वस्कुलर एरिया में आ जाए तो वो तो फ्री है, वो इंटरस्टिशियल एरिया में जा सकते हैं, उनको अलाउ है जाना, तो वो वहाँ पर जाकर जमा हो जाएंगे और इंटरस्टिशियल एडिमा होता है। अब टाइप्स ऑफ एडिमा, एडिमा के हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक है पिटिंग एडिमा, दूसरा है नॉन पिटिंग एडिमा एंड तीसरा है डिपेंडेंट एडिमा। पिटिंग एडिमा कौन सा है, जब इंटरस्टिशियल एरिया में, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ पर जो है ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो या ऑनकोटिक प्रेशर कम हो तो यहाँ पर फ्लूइड आ जाएंगे इनवर्ड होगा, ठीक है, सॉरी आउटवर्ड होगा, फ्लूइड आएंगे और यहाँ पर जमा होंगे, ये फ्लूइड होंगे, जस्ट फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके जिस एरिया में अगर फ्लूइड जमा हो, आप उंगली से उस जगह को प्रेस करोगे तो वो वाले एरिया में आप देखोगे ना एक पिट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, पिट बनेगी। तो आप देखोगे ना वहाँ पर सूजन होगी ना, जहाँ पर थोड़ी देर तक आपका जो जिस एरिया में आपने दबाया हुआ है ना उस एरिया में, वहाँ पर आप देखिए डिप्रेशन नज़र आएगी आपको, फिर थोड़ी देर बाद वो एरिया दोबारा नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम पिट प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या कहते हैं, पिटिंग एडिमा। नॉन पिटिंग एडिमा वो वाला, उस एडिमा को कहते हैं कि उस फ्लूइड में प्रोटीन भी जमा होंगे, ठीक है। उस फ्लूइड में यहाँ पर जो फ्लूइड आ रहे थे ना, यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन भी आ रहे हैं साथ में, ठीक है, क्या आ रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन।
अब प्लाज्मा प्रोटीन साथ में आने की वजह से जो आप जाहिर सी बात है प्लाज्मा प्रोटीन वहाँ पर जमाएँ, तो प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर जमाएँ तो अगर किसी एरिया में एडिमा है ना, आप वहाँ पर दबाओगे ना तो वहाँ पर डिप्रेशन नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फ्लूइड तो नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन भी हैं, तो उस जगह में पिट नहीं बनेगी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पिटिंग एडिमा। इससे पहले अभी मैं आपको बताऊं कि प्लाज्मा प्रोटीन हमें पता है कि हमारे ब्लड में टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कितना है, 6.0 to 8.0 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है। एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा है, फिर ग्लोबुलिन एंड देन फिब्रिनोजन। तो ये यहाँ पर फ्लूइड के साथ ज़्यादा यहाँ पर जमा हो जाए ना, और इस पाथवे की में कोई प्रॉब्लम आ जाए और ये प्रोटीन जो है यहाँ से ना जा सके वीनस सिस्टम में और यहाँ पर जमा हो जाए ना, तो फिर उसको क्या कहते हैं हम, नॉन पिटिंग एडिमा। क्योंकि आप डिप्रेशन होगी ना, जिस जगह पर आप दबाओगे, ज़ोर से दबाओगे, तो उसको जब हटाओगे तो वहाँ पर डिप्रेशन नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन वहाँ पर जमा है, उसको हम कहते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है, वो है डिपेंडेंट एडिमा। अब डिपेंडेंट एडिमा क्या है? डिपेंडेंट एडिमा उसको कहते हैं ये जो है ना ग्रेविटी पर डिपेंड हो। ठीक है, सपोज़ ये आपका कोई दोस्त है, दुश्मन है, आप ये जो बॉटल है ना, इसको आप अपना एक इंसान समझे। ठीक है, इसको आप कोई इंसान समझे। ठीक है, जिस पर आपको गुस्सा है, ठीक है, आप नाराज़ हो, तो इसको आप ये वो शख्स है, इसको एडिमा है। ठीक है, अब डिपेंडेंट एडिमा में क्या है, जनरलाइज एडिमा है, यानी मीन्स इसकी पूरे बॉडी में है एडिमा। तो क्या होता है, ये शख्स अगर इस तरह चेयर पर बैठ जाए तो 2-3 घंटे बाद आप देखोगे उसके ये जो पाँव का रीजन है ना, यहाँ पर जो इसके सूजन हो जाएगी। नॉर्मली नहीं हो रही है, लेकिन जब 2-3 घंटे के लिए वो बैठा हुआ है ना, तो आप उसके पाँव में देखोगे ना सूजन है, क्योंकि ये जो एडिमा है ना, जो फ्लूइड है ना, उसके पाँव के रीजन में जमा हो जाएंगे। या फिर ये शख्स इसको नींद आ जाए और ये सो जाए ना, इस तरह ये सो जाए, तो फिर क्या होता है, इसका जो राइट साइड है या लेफ़्ट साइड, जिस साइड में वो सोए ना, सोने के बाद आप देखोगे उसके राइट हैंड में जो है ना फ्लूइड एक्यूमुलेट होंगे और लेफ़्ट हैंड में नहीं। तो क्या होगा, इसका राइट हैंड जब सूजन की वजह से मोटा मोटा नज़र आने लग जाएगा, क्योंकि फ्लूइड यहाँ पर जमा है, और जो लेफ़्ट हैंड है वो बिल्कुल नॉर्मल, उसमें कोई सीजन नहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो है वो फ्लूइड यहाँ पर जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट एडिमा। डिपेंडेंट एडिमा में ये है कि वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है, जिस साइड में उसका बॉडी का वेट होना, उस साइड में ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि नॉर्मली जो है ना, हमने कहा कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। अगर किसी शख्स को किसी बात पर गुस्सा आ जाए ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करें, या फिर किसी की लड़ाई हो, किसी की नाराज़गी हो, किसी के रिश्ते में प्रॉब्लम हो, किसी के दोस्त के साथ फ़ाइट हो, कुछ भी रीज़न हो, ठीक है, समझो आपको गुस्सा आ जाए ना, तो होता क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि हमने कहा है कि ब्लड प्रेशर को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं ना। तो होता क्या है, उस कंडीशन में एडिमा क्यों नहीं होती जब आप गुस्सा करते हो? यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अब यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगी तो फ्लूइड आउटवर्ड मूव करेंगे ना। लेकिन होता क्या है, हमारे इस एरिया में ना ये जो आर्टियोल्स है और ये कैपिलरीज से पहले इस एरिया में यहाँ पर क्या मौजूद है, प्री कैपिलरीज इंस्पेक्टर्स। प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर जो क्या करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब यहाँ पर ज़्यादा हो तो ये ना टाइट हो जाते हैं, ये टाइट हो जाते हैं ताकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ब्लड की फ्लो ज़्यादा हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा, तो फ्लूइड आउटवर्ड मूव करेंगे और यहाँ पर एडिमा होगी। तो इस वजह से ये इंस्पेक्टर को हमें प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों में बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं है, गुस्सा हमारे नाक पर होता है। तो अगर ये मौजूद ना होता तो हर आए 2 दिन में हमें एडिमा और पूल सूजन की वजह से हम फूल कर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस इंस्पेक्टर की वजह से, इस प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर की वजह से जो है ना हमें एडिमा नहीं हो सकती। हालांकि हमें गुस्सा जब आ जाए तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगी
और अगर ये ना होता तो हायरोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर भी ज़्यादा होता, तो यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से फ्लूइड यहाँ पर जमा होती, तो हमें क्या होता है एडिमा। बट थैंक गॉड कि हमारे पास ये प्री कैपिलरी स्पिक्टर है जिसकी वजह से हमें एडिमा नहीं हो सकती। तो ठीक है, अगर हायरोस्टैटिक प्रेशर हो तो हमें एडिमा नहीं होती। बट होता क्या है कि यहाँ पर अगर राइट हार्ट में कोई फेल हो, ठीक है, राइट हार्ट फेलियर हो, तो यहाँ पर क्या होता है फिर इस वजह से। बट यहाँ पर अगर राइट हार्ट फेलियर होना, वेन्यूल साइड में अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो इस प्री कैपिलरी स्पेक्टर की वजह से एडिमा नहीं हो सकती। बट अगर राइट साइड में प्रेशर हो तो क्या हो सकता है, एडिमा के होने के चांसेस हैं। सपोज़ यहाँ पर राइट हार्ट फेलियर है, ठीक है, किसी वजह से राइट हार्ट फेल है, तो यहाँ पर क्या होता है जो प्रेशर है ना, यहाँ पर वीनस सिस्टम में जो प्रेशर है वो प्रेशर ज़्यादा होगी, तो बैक प्रेशर आएगी, ठीक है, बैक प्रेशर। तो बैक प्रेशर में क्या होगा, जब बैक प्रेशर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज है ना, राइट हार्ट फेलियर है, तो यहाँ पर ब्लड प्रॉपर नहीं जा सकेगी, तो प्रेशर की वजह से बैक प्रेशर आएगी। बैक प्रेशर जब आएगी तो यहाँ पर जो हायरोस्टैटिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगी। हायरोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है फ्लूइड को इनवर्ड होना था वो आउटवर्ड हो जाएगी, आउटवर्ड होने की वजह से एडिमा होगी। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।